नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जब भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही थी। 18वीं सदी। जी हाँ, एक बहुत ही उथल-पुथल वाला समय। ये वो वक्त था जब दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह की पकड़ ढीली पड़ रही थी और पूरे देश में कई नई ताकतें सिर उठा रही थीं। हमारे पास इस दौर को समझने के लिए एनसीईआरटी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, ने काफी विस्तृत जानकारी है। आज की हमारी कोशिश है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि ये नए राज्य कैसे उभरे, उनके पीछे कौन लोग थे, उन्होंने अपना शासन कैसे जमाया। और हाँ, इसी उथल-पुथल के बीच कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो केंद्रीय ढांचा था वो चरमराने लगा था। हाँ, वो कमजोरी साफ दिखने लगी थी। जी, ताकत बिखर रही थी और 1761 आते आते तो आलम यह था कि मुगल बादशाह बस नाम का ही शासक रह गया था। बस नाम का। हाँ, मतलब असल शक्ति नहीं थी। तो इसी खालीपन का फायदा उठाकर कई सूबेदार और स्थानीय सरदारों ने अपनी अपनी स्वायत्ता बनानी शुरू कर दी। अच्छा। मजे की बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर मुगल बादशाह को चुनौती नहीं दी। नहीं, बल्कि अक्सर अपनी सत्ता को वैधता दिलाने के लिए बादशाह से ही मंजूरी हासिल करते थे। यानी ये सिर्फ बिखराव नहीं था, बल्कि सत्ता का एक नया रूप सामने आ रहा था। बिल्कुल, एक तरह का परिवर्तन था। इस जानकारी के मुताबिक 3 तरह की रियासतें उभर कर सामने आईं। पहली, वो जो पहले मुगल सूबे थे, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध, इन्हें हम उत्तराधिकारी राज्य कह सकते हैं। हाँ, उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेसर स्टेट्स, ये सही शब्द है। दूसरी, मैसूर और केरल जैसे स्वतंत्र राज्य। जी। और तीसरी, वो जो मुगलों के खिलाफ बगावत से पैदा हुए, जैसे मराठा, सिख और जाट, नए राज्य, न्यू स्टेट्स। सही, ये 3 श्रेणियां थीं। तो शुरुआत उत्तराधिकारी राज्यों से करते हैं। हैदराबाद का जिक्र पहले करें। हैदराबाद की कहानी दिलचस्प है। इसकी नींव रखी 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने। आसफ जाह। हाँ, जिनका असल नाम था चिनकिलिच खान। ये मुगल दरबार के बहुत ताकतवर सरदार थे और सैयद बंधुओं को हटाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अच्छा, सैयद बंधु। जी, 1720 से 22 तक दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद ये 1722 से 24 तक साम्राज्य के वजीर भी रहे। वजीर भी रहे। हाँ, लेकिन जब बादशाह मोहम्मद शाह ने इनके प्रशासनिक सुधारों में अड़ंगा लगाया तो ये निराश होकर दक्कन लौट आए। और वहीं हैदराबाद की नींव रखी। बिल्कुल, और एक मजबूत नींव रखी। ये बात ध्यान देने वाली है कि आसफ जाह ने कभी खुलकर दिल्ली से आज़ादी का ऐलान नहीं किया। नहीं, ऐलान नहीं किया, पर असल में वो एक स्वतंत्र शासक की तरह ही काम करते थे। अच्छा। जैसे हाँ। शांति स्थापित करना, युद्ध करना, उपाधियां देना, यहाँ तक कि बिना बादशाह से पूछे अधिकारियों की नियुक्ति करना। तो पूरी तरह स्वतंत्र ही हुए एक तरह से। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। वो क्या? खासकर पश्चिम में मराठों से और दक्षिण में तेलुगु योद्धा सरदारों, जिन्हें नायक कहते थे, उनसे लगातार जूझना पड़ता था। उन्होंने अपना प्रशासन काफी हद तक मुगल तरीके पर ही चलाया, खासकर जागीरदारी व्यवस्था लागू की। जागीरदारी व्यवस्था मतलब अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीन का लगान वसूलने का अधिकार देना। अच्छा। उनकी एक खासियत थी धार्मिक सहिष्णुता, जिसका सबूत है कि उनके दीवाने एक हिंदू थे, पूरणचंद। पूरणचंद, ये दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। 1748 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद नासिर जंग 1748-50, मुजफ्फर जंग 1750-51 और सलाबत जंग 1751-60 शासक बने। और इसमें एक और बात थी ना कि बाद के 2 शासक फ्रांसीसियों की मदद से गद्दी पर बैठे। हाँ, मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग दोनों। ये दिखाता कि कैसे बाहरी ताकतें भी अब दखल देने लगी थी। सही कहा। अब पूरब की ओर चलें। बंगाल का क्या हाल था? बंगाल में भी कमोबेश यही हो रहा था। मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जैसे शासकों ने इसे लगभग स्वतंत्र बना दिया था। मुर्शिद कुली खान। हाँ, उन्हें बादशाह फर्रुखसियर लिए 1717 में बंगाल का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया था और 1719 में उड़ीसा की जिम्मेदारी भी मिल गई। तो वो भी दिल्ली के अधीन थे तकनीकी रूप से? हाँ, नाम के लिए तो दिल्ली को नजराना भेजते रहे, पर असल में अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। उन्होंने अपनी राजधानी भी ढाका से मुर्शिदाबाद बदली। अच्छा, ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासन में क्या खास बदलाव किए? उन्होंने बंगाल के वित्तीय मामलों को दुरुस्त किया। कई बड़ी जमींदारियों को सीधे शाही नियंत्रण वाली खालिसा जमीन में बदला। खालिसा जमीन? हाँ, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए इजारा व्यवस्था शुरू की। इजारा व्यवस्था ये क्या थी? यानी ठेके पर लगान वसूलने का काम देना।
हालांकि इसे कम समय में पैसा तो आया, पर आगे चलकर ये किसानों के शोषण का कारण भी बन सकती थी। ये तो है। उन्होंने किसानों को खेती के लिए तकावी ऋण भी दिए। जी। और प्रशासन में हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मौके दिए। शांति व्यवस्था पे उनका जोर था। लेकिन एक कमी रह गई। क्या? एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी कीमत बंगाल को बाद में चुकानी पड़ी। उनके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 नवाब बने, जिन्हें 1733 में बिहार की गवर्नरशिप भी मिली। बिहार की भी? हाँ। फिर आए उनके बेटे सरफराज खान 1739 से 40। लेकिन 1740 में गिरिया की लड़ाई में बिहार के डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खान ने उन्हें हराकर मार डाला और खुद नवाब बन गए। अलीवर्दी खान 1740 से 56। जी। उन्होंने बादशाह मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को पक्का करवाया। 2 करोड़? हाँ, उस जमाने में बड़ी रकम थी। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करने से रोका। ये अहम कदम था। अच्छा, अब अवध की बात करें। अवध की कहानी भी कुछ ऐसी ही होगी। हाँ, अवध जो कनौज से करमनासा नदी तक फैला था, हाँ। उसे एक ताकतवर राज्य बनाया सादत खान बुरहानुल मुल्क ने। सादत खान? हाँ, उन्हें 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वो बड़े दिलेर और समझदार थे। उन्होंने आते ही विद्रोही जमींदारों को दबाया और 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। इससे किसानों को फायदा हुआ था? कहा जाता है कि हाँ, किसानों को फायदा हुआ और बड़े जमींदारों के जुल्म से राहत मिली। उन्होंने भी बंगाल के नवाबों की तरह हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया। ये अच्छी बात थी। उनके कई सेनापति और बड़े अफसर हिंदू थे। और सादत खान के बाद? उनके बाद उनके भतीजे और दामाद सफदरजंग 1749-54 नवाब बने। सफदरजंग? जी। उन्हें 1744 में मुगल बादशाह ने अपना वजीर भी बनाया और इलाहाबाद का सूबा भी दिया। वजीर भी और सूबेदार भी? हाँ। सफदरजंग ने शांति बनाए रखने पर जोर दिया। रोहेलों और बंगश पठानों से निपटने के लिए उन्होंने मराठों और जाटों से दोस्ती की और 1750-51 में उनके खिलाफ युद्ध भी लड़े। अच्छा, गठबंधन बनाए उन्होंने। हाँ, उनके शासन में न्याय व्यवस्था अच्छी थी और सबसे ऊंचा ओहदा एक हिंदू महाराजा नवाब राय के पास था। महाराजा नवाब राय? जी। उनके समय में अवध खूब फला फूला और राजधानी लखनऊ दिल्ली के बाद कला संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गई। तो ये थे वो राज्य जो मुगल ढांचे से ही निकले थे। लेकिन इसी दौरान एक और ताकत उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खासकर बंगाल में। हाँ, अब कहानी में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। वहां टकराव कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जब उनके नाती सिराज-उद-दौला नवाब बने। सिराज-उद-दौला? हाँ, तो अंग्रेजों से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। सिराज युवा थे, अनुभव थोड़ा कम था और उनके अपने दरबार में ही जगत सेठ, अमीन चंद, राय दुर्लभ जैसे ताकतवर लोग उनके खिलाफ थे। अंदरूनी कलह भी थी मतलब? बहुत ज्यादा। ऊपर से अंग्रेज कंपनी अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों, जिन्हें दस्तक कहते थे। हाँ, दस्तक, बिना चुंगी दिए व्यापार करने का पास। बिल्कुल, उसका जमकर गलत इस्तेमाल कर रही थी। नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे। अच्छा। और नवाब के दुश्मनों जैसे कृष्णदास को पनाह दे रहे थे। सिराज को लगा कि अगर उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई तो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। तो सिराज-उद-दौला ने क्या कदम उठाए? उन्होंने कार्रवाई की। जून 1756 में कासिम बाजार में अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किया। कासिम बाजार पर? हाँ, और फिर 20 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला कर फोर्ट विलियम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया? जी। यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी त्रासदी की घटना का जिक्र होता है। हाँ, इसके बारे में सुना है। क्या हुआ था इसमें? कहा जाता है कि एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद किया गया, जिसमें से 123 दम घुटने से मर गए। हालांकि इस घटना की सच्चाई पर इतिहासकारों में मतभेद है। अच्छा, मतभेद है इस पर? जी। और फिर रॉबर्ट क्लाइव का प्रवेश हुआ? हाँ, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर बंगाल पहुंचा और उसने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। अच्छा, वापस ले लिया कलकत्ता? हाँ, नवाब सिराजुद्दौला को मजबूर होकर फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि? जी, जिसमें अंग्रेजों की लगभग सारी शर्तें मान ली गईं। लेकिन क्लाइव यही नहीं रुका। उसने और क्या किया? उसने नवाब के खिलाफ एक साजिश रची। साजिश? किसके साथ मिलकर? जिसमें नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, अमीर सिख व्यापारी अमीन चंद और अधिकारी राय दुर्लभ और खादिम खान शामिल हो गए। अरे, मतलब नवाब के अपने ही लोग? बिल्कुल। और इसी साजिश का नतीजा था प्लासी का युद्ध? एकदम सही। 23 जून 1757 को प्लासी में लड़ाई हुई, जो नाम की ही लड़ाई थी। नाम की क्यों?
क्योंकि नवाब की फौज का एक बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के नीचे था, वो लड़ा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने धोखा दिया। हाँ, सिराजुद्दौला हार गए, पकड़े गए, और मीर जाफर के बेटे मिरन ने उन्हें मरवा दिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर नवाब बन गए। जी। प्लासी की लड़ाई असल में एक धोखा था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की नींव डाल दी। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद क्या हुआ? क्या वो अंग्रेजों की उम्मीदों पर खरे उतरे? मीर जाफर 1757-60 बस अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गए। कठपुतली? हाँ, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बेरोक टोक मुफ्त व्यापार का अधिकार मिल गया। 24 परगना की जमींदारी मिल गई। काफी कुछ मिल गया कंपनी को। बहुत कुछ। लेकिन अंग्रेजों की मांगे बढ़ती गई, जिन्हें मीर जाफर पूरा नहीं कर पाए। तो फिर? तो अंग्रेजों ने उन्हें हटाकर उनके दामाद मीर कासिम 1760-63 को नवाब बना दिया। मीर कासिम? जी। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले सौंपे। वो अली वर्दी खान के बाद सबसे काबिल नवाब माने जाते हैं। अच्छा, काबिल थे वो? हाँ, उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली और सेना और प्रशासन को सुधारने की कोशिश की। लेकिन लगता है मीर कासिम भी ज्यादा दिन अंग्रेजों के साथ नहीं निभा पाए। पंगा फिर वही दस्तक के दुरुपयोग को लेकर हुआ। फिर से दस्तक? हाँ, मीर कासिम इस बात से नाराज थे कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे और भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी बराबरी का मौका देने के लिए सारे आंतरिक व्यापार शुल्क ही हटा दिए। अच्छा, सबके लिए शुल्क हटा दिया? हाँ, तो अंग्रेज भड़क गए, युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम हारे और भागकर अवध पहुंचे। अवध चले गए वो? जी। वहां उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। तीनों मिल गए, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। हाँ, एक बड़ा गठबंधन। और इस गठबंधन का सामना हुआ बक्सर के मैदान में। बिल्कुल। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना ने इस मिलीजुली सेना को करारी शिकस्त दी। बक्सर की लड़ाई? जी। और बक्सर की लड़ाई का महत्व प्लासी से भी कहीं ज्यादा था। क्यों? प्लासी तो एक साजिश थी, पर बक्सर एक असली लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल के नवाब बल्कि अवध के नवाब और मुगल बादशाह तक को हरा दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। इसने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों का दबदबा कायम कर दिया। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? क्लाइव दोबारा बंगाल आया और उसने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियां की। इलाहाबाद की संधियां? हाँ, पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब? यानी लगान वसूलने और दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार। अच्छा, राजस्व का अधिकार। हाँ, बदले में बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद के जिले और 26 लाख रुपए सालाना पेंशन मिली। और दूसरी संधि? दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। नवाब को 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा। 50 लाख? हाँ, और कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर उनका बाकी राज्य वापस मिल गया। और इसी के बाद बंगाल में वो द्वैत शासन लागू हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन यानी दोहरी हुकूमत कायम की, जो 1772 तक चली। दोहरी हुकूमत, ये कैसे काम करती थी? इसमें दीवानी यानी राजस्व और सिविल न्याय का काम तो कंपनी के पास था, लेकिन निजामत यानी प्रशासन, पुलिस और फौजदारी न्याय की जिम्मेदारी नवाब पर थी। मतलब अधिकार कंपनी के पास, जिम्मेदारी नवाब पर। कुछ ऐसा ही। कंपनी ने नवाब निजामुद्दौला से निजामत के अधिकार भी ले लिए थे, पर असल में नवाब के अधिकार सिर्फ नाम के थे। अच्छा। असली काम कंपनी द्वारा नियुक्त डिप्टी सूबेदार ही देखता था। ये व्यवस्था बहुत कंफ्यूजिंग और शोषण करने वाली साबित हुई। हाँ, लगता तो है। जिसे आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। और नवाब? मीर जाफर के मौत के बाद उनके बेटे नजमुद्दौला 1765-66, फिर सैफुद्दौला 1766-70 और मुबारकुद्दौला 1770-72 नाम मात्र के नवाब रहे। नजमुद्दौला को तो संधि करके अपनी फौजी भंग करनी पड़ी थी। अपनी फौजी भंग करनी पड़ी? जी। बंगाल में तो अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? वहां मैसूर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। सही कहा। दक्षिण में हैदराबाद के बाद मैसूर सबसे अहम राज्य था।
विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद इसने अपनी आज़ादी बनाए रखी थी। और मैसूर को ताकतवर किसने बनाया? हैदर अली ने। हैदर अली, शासन 1761-82। हाँ, उनका जन्म 1721 में एक आम परिवार में हुआ था। उन्होंने मैसूर की सेना में एक छोटे अधिकारी के तौर पर शुरुआत की। पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत काबिल थे। बिल्कुल, कमाल के बुद्धिमान, हिम्मती और इरादे के पक्के थे। एक बेहतरीन सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ। हैदर अली ने पश्चिमी सैन्य ट्रेनिंग के फायदे पहचाने। अच्छा। हाँ, और 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार खाना बनवाया। फ्रांसीसियों की मदद से? जी। 1761 में उन्होंने मैसूर के राजा कृष्णराज वुडेयार द्वितीय के प्रधानमंत्री नंजराज को हटाकर असली सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्होंने मुगल अंदाज की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था लागू की। हैदर अली की नीतियां कैसी थीं और उनके संघर्ष किनसे हुए? वो एक कुशल प्रशासक थे और धार्मिक मामलों में सहिष्णु। उनके पहले दीवान और कई अफसर हिंदू थे। अच्छा। उन्हें लगभग शुरू से ही मराठों, निजाम और अंग्रेजों से लड़ना पड़ा। उन्होंने स्थानीय सरदारों, जिन्हें पोलीगर कहते थे, उनकी बगावतों को कुचला। पोलीगर? हाँ, 1761-63 के बीच बेडनौर, सुंडा, सेरा, केनरा और गुट्टी जीते। मालाबार के नायरों को भी वश में किया। वो गैर कानूनी टैक्स वसूली के खिलाफ थे और अधिकारियों को जमीनें देने पर रोक लगाई। और अंग्रेजों के साथ उनकी युद्धों के बारे में क्या जानकारी है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को कई बार हराया। हैदर अली ने हराया? हाँ, और उन्हें 1769 में मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया। इस संधि में एक दूसरे की मदद करने का वादा भी था। अच्छा, मदद का वादा? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने माहे पर हमला कर दिया, जो हैदर के संरक्षण में एक फ्रांसीसी बस्ती थी। माहे पर हमले से? जी। इस बार हैदर ने निजाम और मराठों से हाथ मिलाया और कर्नाटक पर हमला कर अर्काट जीत लिया। फिर से गठबंधन? हाँ, लेकिन 1781 में पोर्टो नोवो में सर आयर कूट के हाथों घायल होने के बाद दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वो काफी नए विचारों वाले शासक थे। हाँ, टीपू सुल्तान शासन 1782-99 ने युद्ध जारी रखा। दूसरा युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। मैंगलोर की संधि? जी। टीपू वाकई एक नए जमाने के शासक थे। उन्होंने नया कैलेंडर, सिक्कों की नई व्यवस्था, नाप तौल के नए पैमाने लागू किए। काफी कुछ नया किया उन्होंने। हाँ, उनकी निजी लाइब्रेरी में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा, गणित जैसे विषयों पर ढेरों किताबें थीं। वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति? हाँ, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। जैकोबिन क्लब? अच्छा, उन्होंने प्रशासन और अर्थव्यवस्था में क्या सुधार किए? टीपू ने जागीर देने की प्रथा को खत्म करने की कोशिश की और पोलीगरों के अधिकार कम करके राज्य की आमदनी बढ़ाई। जागीर प्रथा खत्म करने की कोशिश की? जी। उनका भू राजस्व उपज का 1/3 तक बताया जाता है, जो उस जमाने के हिसाब से ज्यादा था। उन्होंने राज्य की तरफ से व्यापारिक कंपनियां बनाकर व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की। व्यापार पर भी ध्यान दिया? हाँ, विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू, म्यांमार में दूतावास भेजे। रूस और अरब से व्यापार की कोशिश की। 1796 में उन्होंने एक आधुनिक नौसेना बनाने की योजना भी शुरू की। नौसेना भी? हाँ, और 2 डॉकयार्ड बनवाए। वो विदेशों से कारीगर बुलाकर और अपने यहाँ से विशेषज्ञ भेजकर आधुनिक उद्योग लगाना चाहते थे। उनकी धार्मिक नीति पर अक्सर बहस होती है, जानकारी क्या कहती है? देखिए, वो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे, लेकिन आमतौर पर उनकी नीति सहिष्णु ही मानी जाती है। सहिष्णु? हाँ, उन्होंने 1791 में मराठों द्वारा तोड़े गए श्रृंगेरी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए दान दिया और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करवाई। अपने महल के पास के श्री रंगनाथ मंदिर को भी वो नियमित रूप से भेंट देते थे। अच्छा, ये उदाहरण तो सहिष्णुता दिखाते हैं। हाँ, उन पर कुछ हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म के आरोप भी लगे, लेकिन ये शायद सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों से उनका टकराव तो आखिर तक चलता रहा? बिल्कुल। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 हुआ। इस बार मराठे और निजाम भी अंग्रेजों के साथ थे। फिर से अंग्रेजों के साथ मिल गए वो? हाँ, क्योंकि टीपू ने उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयां की थी। टीपू हार गए और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि 1792 करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि? जी। उन्हें अपना आधा राज्य, मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग, बारामहल और 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा। बहुत भारी पड़ी ये संधि। हाँ, आखिरकार चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799
लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। टीपू श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू सुल्तान मारे गए। हाँ, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई और पुराने वोडियार राजवंश को गद्दी पर बिठा दिया गया। दक्षिण से अब उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। सिखों का उदय एक बड़ी शक्ति के रूप में कैसे हुआ? सिख धर्म की नींव 15वीं सदी में गुरु नानक ने रखी थी। छठे गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय बनाना शुरू किया। गुरु हरगोबिंद जी ने। जी, लेकिन निर्णायक मोड़ आया 10वें गुरु गोबिंद सिंह 1666 से 1708 के समय, जब उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ? हाँ, इसने सिखों को एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य ताकत बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों से कड़ा संघर्ष जारी रखा। बंदा बहादुर? जी। फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पंजाब में मुगल सत्ता को बिल्कुल कमजोर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर सिखों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। और वो मिसलों में संगठित थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1765 से 1800 के बीच सिखों ने पंजाब और जम्मू पर अपना राज कायम कर लिया। इस दौरान वो राजनीतिक रूप से 12 मिसलों में बटे हुए थे। मिसले मतलब? मिसलें यानी जत्थे या समूह जिनके सरदार और मुखिया चुने जाते थे और बराबरी का दर्जा रखते थे। अच्छा, बराबरी का दर्जा। इन्हीं मिसलों में से एक थी सुकरचकिया मिसल, जिसके प्रमुख महासिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम। यकीनन। महाराजा रंजीत सिंह शासन लगभग 1792 से 1839 ने इन बिखरी हुई मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने क्या क्या जीता? 1799 में लाहौर जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। धीरे धीरे सतलज नदी के पश्चिम के सारे सिख इलाके उनके अधीन आ गए। सतलुज के पश्चिम के सारे? हाँ। बाद में उन्होंने कश्मीर 1819, मुल्तान 1818 और पेशावर 1834 भी जीत लिए। लुधियाना पर भी कब्जा किया था। उनकी सेना और प्रशासन की क्या खासियतें थीं? रणजीत सिंह ने यूरोपीय अफसरों, खासकर फ्रांसीसियों की मदद से एक बहुत ही ताकतवर, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना बनाई। यूरोपियों की मदद से? बिल्कुल। कहा जाता है कि ये उस वक्त एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। उन्होंने तोपें और गोला बारूद बनाने के कारखाने भी लगवाए। अच्छा। अपना अपना उत्पादन भी। जी। प्रशासन में उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सरकार बनाई। भू राजस्व उपज का 50% तक लिया जाता था। 50%? ये तो काफी ज्यादा था। हाँ, ज्यादा था। वो धार्मिक मामलों में बड़े उदार थे। उन्होंने सिर्फ सिखों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों और हिंदुओं को भी बड़े ओहदों पर रखा। जैसे उनके वित्त मंत्री थे दीवान दीनानाथ और प्रधानमंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन। उनका राज्य भी काफी हद तक 18वीं शताब्दी के दूसरे भारतीय राज्यों जैसा ही था। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का क्या हुआ? उनकी मौत के बाद पंजाब में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। क्यों? उनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह 1839-40, नौनिहाल सिंह 1840, शेर सिंह 1841-43 और फिर नाबालिग दलीप सिंह 1843-49 गद्दी के लिए आपसी झगड़ों में उलझ गए। अच्छा, अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, इस अंदरूनी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जो पहले से ही पंजाब पर नजर गड़ाए हुए थे। और फिर हुए आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 हुआ। सिख सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोबराम की लड़ाइयों में हार गई। हार गए सिख? जी। 1846 में लाहौर की संधि हुई, जो सिखों के लिए बहुत अपमानजनक थी। उन्हें भारी हर्जाना देना पड़ा और सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट? हाँ। इसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 हुआ, जिसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब का विलय हो गया? जी। सर जॉन लॉरेंस पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर बने। सिख साम्राज्य के अलावा उस दौर की और कौन सी अहम शक्तियां थीं जिनका जिक्र जरूरी है? मराठे। मुगल सत्ता के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती वही थे। हाँ, मराठों का जिक्र तो आता ही है। औरंगजेब की मौत के बाद जब शिवाजी के पोते शाहू को रिहा किया गया और पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713-20 ताकतवर हुए, तो मराठा शक्ति तेजी से बढ़ी। बालाजी विश्वनाथ? हाँ, उन्होंने 1719 में दिल्ली में सैयद बंधुओं की मदद करके दक्कन के 6 सूबों और मैसूर, कर्नाटक वगैरह से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया। चौथ और सरदेशमुखी ये क्या थे? ये मराठों द्वारा वसूले जाने वाले 2 प्रमुख कर थे,
जो वो अपने प्रभाव वाले इलाकों से लेते थे। अच्छा। उनके बेटे बाजीराव प्रथम 1720-40 तो महानतम पेशवा माने जाते हैं, जिन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक मराठा साम्राज्य फैला दिया। बाजीराव प्रथम जी। हालांकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने अहमद शाह अब्दाली से हार। हाँ, पानीपत की लड़ाई। सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में ये एक बड़ा झटका था, पर मराठे खत्म नहीं हुए। नहीं। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले जैसे सरदारों के नेतृत्व में वो अगले 40 साल तक मध्य और पश्चिम भारत में हावी रहे। अच्छा, ये सरदार ताकतवर बने रहे। दक्षिण में केरल की स्थिति कैसी थी? 18वीं सदी की शुरुआत में केरल कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। हाँ। जैसे कालीकट, जमोरिन के अधीन, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। हाँ, इनमें त्रावणकोर सबसे अहम बनकर उभरा, खासकर राजा मार्तंड वर्मा 1729 से 58 के समय में। मार्तंड वर्मा। हाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डचों को हराया और केरल से उनका राजनीतिक सफाया कर दिया। पश्चिमी तरीके पर मजबूत सेना बनाई, सिंचाई के काम करवाए, सड़कें नहरें बनवाई और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। काफी काम किया उन्होंने। जी। उनके उत्तराधिकारी राम वर्मा 1758-98 तो बड़े विद्वान, संगीतकार, अंग्रेजी बोलने वाले और यूरोपीय मामलों में रुचि रखने वाले शासक थे। अंग्रेजी बोलने वाले उस समय? हाँ, जो कलकत्ता, मद्रास के अखबार पढ़ते थे। इसी दौर में मलयालम साहित्य का भी खूब विकास हुआ और त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्या का बड़ा केंद्र बनी। और जाट और राजपूत राज्यों का क्या हाल था? जाट, जो दिल्ली, आगरा, मथुरा के किसान थे, वो चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में ताकतवर हुए। बदन सिंह? हाँ, बदन सिंह 1722-1756 ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। उन्हें अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि भी दी। अच्छा, अब्दाली ने। जी। जाट शक्ति अपने चरम पर पहुंची राजा सूरजमल 1756 से 63 के समय, जो बहुत ही काबिल शासक और सेनापति थे। उन्होंने राज्य को संगठित किया और अच्छा प्रशासन दिया। सूरजमल। हाँ। उधर राजपूतों ने भी मुगल कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली। इनमें सबसे मशहूर थे अमर यानी जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743। सवाई जयसिंह, जयपुर वाले। बिल्कुल। वो एक महान राजनेता, कानून बनाने वाले और समाज सुधारक तो थे ही, पर सबसे बढ़कर एक कमाल के खगोल शास्त्री थे। हाँ, जंतर मंतर उन्होंने बनवाए थे ना? हाँ, जयपुर शहर बसाया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में जंतर मंतर नाम की आधुनिक वेधशालाएं बनवाईं। उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से खगोलीय सारणियां तैयार करवाईं। जिज मोहम्मद शाही? जी। यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत अनुवाद करवाया और त्रिकोणमिति पर भी काम किया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने और शादियों में फिजूल खर्ची कम करने जैसे सामाजिक सुधारों की भी कोशिश की। काफी प्रगतिशील थे वो। हाँ, लगभग 44 साल राज किया उन्होंने। एक और छोटे राज्य रुहेलखंड का भी जिक्र आता है। हाँ, नादिर शाह के हमले के बाद जो अफरा तफरी मची, उसी दौरान अली मोहम्मद खान नाम के एक अफगान सरदार ने हिमालय की तलहटी में रुहेलखंड राज्य की स्थापना की। रुहेलखंड? जी। इसकी राजधानी पहले आंवला, बरेली थी, फिर रामपुर बनी। रुहेलों का अक्सर अवध, दिल्ली दरबार और जाटों से टकराव होता रहता था। ये तो हुई राजनैतिक उठापटक की बात, लेकिन आम लोगों का जीवन कैसा था? उस समय भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा क्या थी? आर्थिक तौर पर देखें तो 18वीं सदी का भारत कोई खास तरक्की नहीं कर रहा था। आम आदमी गरीब था, जबकि अमीर और ताकतवर लोग शान और शौकत से रहते थे। असमानता बहुत थी। हाँ, खेती की तकनीक पिछड़ी हुई थी। किसान मेहनत तो करते थे, पर उन पर जमींदारों, जागीरदारों और राजस्व ठेकेदारों का भारी बोझ था, जो ज्यादा से ज्यादा लगान निचोड़ना चाहते थे। फिर भी भारत अपने हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर था और बाहर से ज्यादा सामान नहीं मंगाता था। व्यापार की क्या स्थिति थी? क्या भारत दुनिया से कटा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत के सूती कपड़े, रेशम, शोरा, नील, चीनी, मसाले, कीमती पत्थर वगैरह के विदेशों में खूब मांग थी। निर्यात ज्यादा था मतलब? हाँ, भारत का निर्यात उसके आयात से कहीं ज्यादा था। आयात में सोना, चांदी, मोती, कच्चा रेशम, ऊनी कपड़े, खजूर, कॉफी, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत, कुछ दवाएं और धातुएं शामिल थी। और इस व्यापार से भारत में सोना चांदी आता था? बिल्कुल। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर जैसे शहर कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र थे। कश्मीर अपने ऊनी शालों के लिए मशहूर था। और समाज कैसा था? क्या उसमें कोई बदलाव आ रहे थे? हाँ, सामाजिक तौर पे देखें तो 18वीं सदी का भारत काफी ठहरा हुआ सा लगता है। जाति व्यवस्था समाज का केंद्र थी। जाति व्यवस्था? हाँ, लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले और भाषा के आधार पर भी बटे हुए थे।
परिवार ज्यादातर पितृसत्तात्मक थे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति खासकर ऊंचे तबकों में अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां थीं। ये तो दुखद है। हाँ, निम्न वर्ग की औरतें खेतों और घरों के बाहर काम करती थीं। गुलामी भी मौजूद थी। गुलामी भी? हाँ, कई बार गरीबी, अकाल या कर्ज के कारण लोग खुद को या अपने बच्चों को बेच देते थे। खासकर राजपूत, खत्री, कायस्थ घरों में घरेलू काम के लिए दासियां रखी जाती थीं। शिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में क्या हो रहा था? शिक्षा ज्यादातर पारंपरिक थी। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और मुसलमानों के लिए मकतब थे, जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा? उच्च शिक्षा साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र तक सीमित थी। विज्ञान, तकनीक और भूगोल जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। अच्छा, आधुनिक विज्ञान पर जोर नहीं था? नहीं, लेकिन हाँ, जो नए क्षेत्रीय राज्य बने थे, जैसे हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर वगैरह, उनके दरबारों में कला और वास्तुकला को संरक्षण मिला। जैसे लखनऊ में आसिफ-उद-दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। चित्रकला में राजपूत और कांगड़ा जैसी नई शैलियां विकसित हुईं। राजपूत और कांगड़ा शैली। जी। भाषा और साहित्य के बारे में क्या कहेंगे? 18वीं सदी उर्दू भाषा और शायरी के लिहाज से बहुत अहम रही। मीर तकी मीर, सौदा, नज़ीर अकबर आबादी जैसे बड़े शायर इसी दौर में हुए हैं। हाँ, इनके नाम तो सुने हैं। गालिब मुख्य रूप से 19वीं सदी के थे, पर उनकी जड़ें इसी माहौल में थीं। दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी खूब काम हुआ। जैसे कौन सी? तमिल में सिद्ध कवि तयु मानवर 1706-1744 हुए, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए। पंजाबी में वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी। हीर रांझा? हाँ। सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ ने रिसालो नाम से कविताओं का संग्रह रचा। केरल में कंचन नंबियार जैसे कवियों ने मलयालम साहित्य को नई जान दी। और लखनऊ कथक नृत्य का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। तो इस सारी जानकारी को समेटें तो 18वीं सदी के भारत की एक बहुत मिली-जुली और जटिल तस्वीर उभरती है। हाँ, बहुत पढ़ते हैं इसमें। एक तरफ मुगल सल्तनत तंतलता सूरज, दूसरी तरफ नई क्षेत्रीय ताकतों का उदय, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, अपनी चुनौतियों के साथ। और इसी नक्शे पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने कदम जमाती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल। ये साफ दिखता है कि कैसे अंदरूनी राजनीतिक बिखराव, बदलती सैन्य तकनीक को ना अपना पाना और बाहरी ताकतों के दखल ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत तय की। हाँ, ये कारक बहुत महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानियों में आज भी कई सबक छुपे हैं, खासकर उनकी अंदरूनी कमजोरियों और विदेशी शक्तियों से उनके रिश्तों को लेकर। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि अगर इन अलग अलग भारतीय ताकतों में उस वक्त ज्यादा एकता होती, आपसी समझ होती, हाँ, और शायद अगर उन्होंने आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाने में ज्यादा तेजी दिखाई होती, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी या इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिली, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट करें और ऐसे और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।